कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहली चीज है तुम्हारे में वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यस सर। हाँ, अब ये कंडीशनल का मतलब क्या है, कुछ अंदाजा लगाएंगे क्या कुछ बच्चे? अगर कोई इवेंट किसी दूसरे इवेंट पर डिपेंड हो, या अगर हम ये कहें कि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है अर्थात पहले हो चुका है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कब? अब ध्यान से क्या समझना है कि कंडीशन क्या है, एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी दो इवेंट हैं ई और एफ, जिसमें एफ पहले ही हो चुका है लेकिन उसका असर हमारे ई इवेंट पर पड़ रहा है। इस शब्द को ध्यान रखना, एक इवेंट जो पहले हो चुका हो उसके होने के बाद अगर कोई दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो वह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एक बार और समझ लो कि ई कब कंडीशनल कहलाएगा, तो ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब? जबकि गिवन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी एफ पहले से हो चुका है, इवेंट हो चुका है, तब वो लिखा जाता है ये इस तरह से पी ई स्लैश एफ। इसका मतलब क्या है, एफ जो बाद में लिखा हुआ है वो इवेंट हो चुका है, ध्यान करना, और ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। एक बार को इसके एग्जाम्पल को अब हम समझते हैं, तब शायद और क्लियर होगा। देखो यहां पर एक था, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन। हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं। नेचुरली 3 कॉइन टॉस किए हैं तो तीनों का टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? सर 8 पर 8। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब दूसरा इवेंट दे रखा है, हां, इसके बाद ये है ई इवेंट है एटलीस्ट 2 हैड अपीयर। देखो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जल्दबाजी मत करना, केवल ध्यान से पढ़ना। ई है एटलीस्ट 2 हैड अपीयर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन गिवन दैट, ये मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, गिवन दैट एफ बी द इवेंट, यानी फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ये दे रखा है कि पहली कॉइन पर टेल आया था। मेरी बात समझ में आई क्या? एकदम क्वेश्चन को मत समझना अभी, और ना नीचे सॉल्यूशन समझना। अगर चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको निकालना है 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, और दे रखा है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहले कॉइन में टेल आया था, तो एटलीस्ट 2 हेड अपीयर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं पहले यहां तक? नो सर, अभी नहीं हुआ, एक बार और समझ लो। फिर कह रहा हूं आप अभी इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने इसको हटाया था उस समय क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा अभी सॉल्यूशन भी मत समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हमारे पास एक कॉइन थी, हमने 3 बार उसको टॉस किया, हमने उसके सैंपल स्पेस लिख लिए 8। अब मुझे क्या क्वेश्चन है कि मुझे एक ऐसा इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट 2 हेड अपीयर का मतलब मिनिमम 2 ऐड आने चाहिए 3 में से। 2 से कम तो नहीं होने चाहिए? नो सर, पक्का ना? सही होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नो सर। अब लेकिन अंतर क्या है, अगर मैं इसको दूसरे वाला नहीं दे रखा हो, मान लो एफ नहीं दे रखा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको पता है कि अगर क्वेश्चन होता केवल एटलीस्ट 2 हेड का, तो देखो एच एच एच, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा, 3 ये भी हो सकते हैं, ऐसे एच भी हो सकते हैं, ऐसे एच भी हो सकते हैं, और ऐसे एच भी हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं हो सकते? फेवरेबल कितने हुए? फिर कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन देखना। सर एफ वाले में भी एक है सर। अरे यार पहले इसीलिए तो कह रहा हूं ना, ध्यान नहीं दे रहे हो। इसका सॉल्यूशन नहीं देखना, मैंने कहा दूसरे वाला नहीं दे रखा है। ओके सर। तो अगर केवल इतना सा था कि 3 कॉइन टॉस्ड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, तो हमारे पास फेवरेबल कितने होंगे? 8 सर, 4 सर, 4 और टोटल 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। ये इस तरह से मत करना, मैंने इसलिए इसको क्रॉस कर दिया है, ओके सर। है ना? आप उल्टा लिख दोगे ना, पीई। अरे लिख लोगे कि नहीं? हाँ लिख लेंगे। यस सर। इक्वल टू 1/2। क्लियर है यहां तक? यस सर। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहा, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ इसलिए जल्दबाजी मत करना। 12th में वो कह रहा है इट्स गिवन दैट एफ, और एफ इवेंट क्या है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी ये पहले हो चुका है, पता है हमें, या वी नो दैट। ऐसा भी हो सकता है, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड हो सकता है, या ऐसे हो सकता है वी नो दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल। अब अंतर आएगा कि नहीं आएगा दोनों में? अगर पहली कॉइन टॉस है
तो एफ के, अब आप केवल इसको देखना और कुछ मत देखना, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर पहुंचना। अगर क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। एफ जो इवेंट है उसके अगर हम, अब ई नहीं है ऐसे मान लो, तुम तो ये मानो ई नहीं है, हमें इवेंट एफ दे रखा है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो जरा एफ की देखो ये टोटल आउटकम्स यही होंगे या कुछ और होंगे? ये सही यही होंगे। सर यही है। और तो नहीं हो सकते। नो सर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी केवल पी एफ की? मैं केवल 7/2 7/2 सर। पक्का ना? Yes, sir. लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करना है कि चूंकि ये ऑलरेडी ऑकर्ड है ना, तो हमें आसान करने के लिए क्या करना चाहिए वो समझ लो ध्यान से। दोनों में कॉमन ढूंढ लो, एन ई इंटरसेक्शन एफ। अब जब दोनों में कॉमन, यानी आपको जो फेवरेबल ढूंढना है, ध्यान से समझ लेना, आपने जो निकाला, अरे कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। जब आपने जो निकाला 1/8 वो इंटरसेक्शन का था, फिर से समझ लेना, आपने जो 1/8 निकाला वो किसका था? इंटरसेक्शन। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं थी। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो आप इवेंट दूसरे का निकाल रहे हो वो किसके रेस्पेक्ट निकाला कि पहला इवेंट हो चुका है, तो उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन तो हमें इसलिए निकालना है क्योंकि वो दोनों का कॉमन चाहिए हमें, लेकिन इसके साथ आउट ऑफ का मतलब है किस में से देख रहे हैं हम देख रहे हैं पहले वाले प्रोबेबिलिटी में से, पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी में से, अर्थात पी एफ यानी जो पहले हो चुका है। ध्यान करना, पी एफ यानी जो पहले हो चुका है उसके रेस्पेक्ट दोनों का कॉमन जो रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपके PE/F कहलाएगी, यानी ई कंडीशन एफ कहलाएगी प्रोबेबिलिटी में। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सा मैं एक बार और समझाता हूं कि जब भी कभी दो इवेंट हो जिसमें एक इवेंट तब हो रहा हो जब पहले वाला पहले हो चुका हो, तो उस पोजीशन में हमें दो काम करने हैं। पहला काम दोनों के इंटरसेक्शन निकालना, दोनों के इंटरसेक्शन निकालने के बाद इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना। एफ यानी जो पहले हो चुका है। E and F are two events associated with the sample space of a random experiment. The conditional probability of event E given that F has occurred. ध्यान में आ गया? तो E कंडीशन F यानी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन F की प्रोबेबिलिटी। यहां तक कोई डाउट है क्या? सर। अब इसमें छोटी सी चीज और समझ लो, जब आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे इंटरसेक्शन 1 आया था, दोनों में कॉमन 1 था ना? यस सर। तो क्या हुई इंटरसेक्शन की? 1/8 और एफ के एलिमेंट कितने थे? 4 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 4/8। अभी आप इसमें समझो। यस सर। यानी बेटा ध्यान करो जरा, यानी जो डिवाइड में नीचे लिखते हो सैंपल स्पेस, वो तो दोनों में इक्वल रहेंगे। यस सर। अगर दोनों में इक्वल रहेंगे तो ऊपर भी अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस, नीचे भी अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस, तो दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ऐसे समझ लो, कॉमन का फेवरेबल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 8, एफ का टोटल फेवरेबल 4 हुए अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गया 8। तो जो डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स आने हैं वो तो दोनों में सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। मतलब इसी का यदि मैं शॉर्ट में करना चाहूं, और ध्यान करना ये शॉर्ट का मतलब ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला नहीं है, ये भी फॉर्मूला ही है कि दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा, बहुत आसान हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। इंटरसेक्शन कितने हैं वो अपॉन एफ के कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट मतलब वही फेवरेबल है ना। अगर आपने वो लिख दिए तो वो भी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। अब आप ध्यान करो जरा, आपके कॉमन में कितने थे? 1 टोटल एलिमेंट कितने थे? 4 मतलब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/4 बोलो यहां तक क्लियर हो गया क्या आपको? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जरा सा। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना तो आगे तक के 8-10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें अब अगली चीज क्या है?
जब भी कभी आपको क्वेश्चन आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहले ई मत लिखना। ई मतलब जो उसकी निकालनी है ना, उसके एलिमेंट मत निकालना। अब यहां ट्रिक समझ लेना छोटी सी, पहले उसके एलिमेंट लिखना जो ऑलरेडी ऑकर्ड है। Yes, जैसे इसमें ये गिवन था कि भाई फर्स्ट कॉइन जो टॉस हुआ है उसमें टेल आया था, तो मैं ई को नहीं लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा एफ को। एफ में मेरे आ गए 4। इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढूंगा, यानी ई में जो कंडीशन दे रखी है या ई में जो इवेंट है वो एफ में से कौन कौन से हैं। 2 एच चाहिए, तो एफ में जहां 2 हेड हैं मैं उनकी संख्या लिख दी। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ इक्वल टू, क्योंकि कॉमन में 1 आ रहा है, एफ के 4 है तो 1/4। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसका पूरा डिटेल खानदान तक पहुंचने की। In a school, there are 1000 students, out of which 430 are girls. अब देखो कितना वो दे रखा है, there are 1000 student, यानी NS equal to 1000। इसके बाद है out of which, ये ध्यान से समझने की जरूरत है। 430 are girls, आपको गर्ल्स दे रखी है, मैं NG कर देता हूं, गर्ल्स कि इसमें गर्ल्स हैं हमारी 430। इट इज नोन दैट, अब यहां से समझना है, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 यानी 430 में से 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, के 430 में से 10% गर्ल्स 12th में पढ़ती हैं। तो आप लिख सकते हो गर्ल्स इन 12th इक्वल टू, ध्यान करो कितनी है, 430 है बेटा, वो 10% ऑफ 430, और 10% ऑफ 430 का मतलब है कितना, 43। 10% ऑफ 430 का मतलब वहां पर 43 गर्ल्स क्लास 12th में पढ़ती हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली। अब एक स्टूडेंट्स हमने चूज किया है इन क्लास 12th। अब ध्यान करना, क्लास 12th का गिवन दैट कि चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। 12th की स्टूडेंट का निकालना है, 12th की स्टूडेंट। अब गिवन है कि वो गर्ल है। आपको मैंने छोटा सा इशारा किया था कि सबसे पहला काम करना जो गिवन दैट हो। गिवन का मतलब है, मैं इसको बी सेट मान लेता हूं, बी है गर्ल्स। अब बी गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 430, यानी अगर हम पी निकालेंगे गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी तो 430 अपॉन 1000 हो जाएगा, 430 अपॉन 1000। दूसरा हमने पढ़ा था ऐसी जो 12th का स्टूडेंट हो, तो 12th का स्टूडेंट हो और गर्ल भी हो। देखो ध्यान से समझना, 12th के स्टूडेंट का चाहिए, लेकिन किस में से चाहिए, गिवन क्या है कि वो गर्ल है। और अगर गर्ल है तो हमें पता है, दे रखा है कि गर्ल्स इन 12th 43, अर्थात बहुत ध्यान से समझ लेना कि जो कॉमन है, कॉमन मतलब गर्ल्स भी हो और 12th में भी हो, गर्ल्स भी हो और 12th में भी हो, तो यानी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए मान लेता हूं 12th स्टूडेंट, ए मान लेते हैं हम 12th स्टूडेंट्स। आपको यही लिखना है, ए 12th स्टूडेंट्स और गर्ल्स हो गई है, तो ए इंटरसेक्शन बी। आप ध्यान करो, ए इंटरसेक्शन बी 43 है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 43 अपॉन 1000 आ जाएगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए पी ए स्लैश बी, 12th का स्टूडेंट, जबकि हमें पता है कि वो गर्ल होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलतफहमी में क्यों आते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि यार सीधा सीधा तो दे रखा है कि गर्ल्स हो और 12th हो तो सिर्फ 43 हो गया, 43 अपॉन 1000 हो गया। बिल्कुल नहीं, ये कॉमन है, इंटरसेक्शन है, कंडीशनल नहीं है। कंडीशनल है 430 गर्ल्स में से निकालना है, आउट ऑफ 430, अर्थात इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। ये तो रहा एक मेथड। दूसरा मैंने आपको बताया था
एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। आप इससे भी कर सकते हो, दोनों में कॉमन है 43, कितने में से? 430 में से। अब 430 आउट ऑफ वो 443 आउट ऑफ 430 जब ये करेंगे तो आपके पास यहां कट के 10 आ गया और 1/10 का मतलब हो गया 0.1। तो क्वेश्चन करते समय आपको, हां साक्षी बता रहा हूं बेटा, दोबारा क्वेश्चन को जब भी आप दोबारा क्वेश्चन करें तो उसकी समरी बना लें। अगर आपने समरी बना ली तो निश्चित मानना आपको क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप समरी बनाते हो क्वेश्चन की तो उसके नंबर होते हैं। जी हां, अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी आता हो तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर उसमें मिल जाते हैं, अगर आपने समरी बना ली, यानी गिवन बना लिया, क्या पता करना है वो बना लिया। तो मैं लिखता हूं, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन इफ द कॉइन शोज हेड। आपने एक कॉइन को टॉस किया है। अब आपको पता है अगर कॉइन कोई भी टॉस होती है तो ये बुक में क्वेश्चन में बना हुआ है, हेड होगा या टेल होगा, यही दो चीज होंगी। कॉइन टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन में हेड आया, देन टॉस इट अगेन। अब यहां से समझने की जरूरत है, आपने कॉइन टॉस की, आपको नहीं पता कि हेड आया या टेल आएगा क्या आएगा, लेकिन अगर हेड आया तो आपको दोबारा से इसको टॉस करना है और दोबारा टॉस करोगे तो फिर से हेड या टेल ही आएगा, निश्चित है। लेकिन यहां आपको लिखते समय क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान केवल यह देना है, जब आप एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट जब लिखने जाओ तो जो टोटल सैंपल स्पेस होता है उसके लिए पहले वाला इवेंट लिखना भी जरूरी है। ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो यहां से गलती होती है कि जी पहले मैं हेड टेल हो गया, हेड आने पर दोबारा किया तो देखो ये हेड और टेल आ गया। बिल्कुल नहीं। सैंपल स्पेस में, चूंकि यहां सैंपल स्पेस पर जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, टोटली डिपेंड ऑन योर सैंपल स्पेस। इसलिए आपको सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान देना है तो वो है सैंपल स्पेस। तो यहां सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? पहले हेड आया तब हेड आया, या पहले हेड आया तब टेल आया। ध्यान करना, हेड आने पर ही तो दोबारा टॉस हुआ है ना। इसका मतलब यहां जो बनेगा वो बना एच एच, और यहां पर भी बनेगा एच टी। अर्थात इससे पता लग जाएगा पहले हेड था तब हेड आया, या पहले हेड था तब टेल आया। यहां टेल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हेड आने पर ही कॉइन दोबारा से टॉस हो रही है। फिर से सीख लो, समझ लो ध्यान से। कॉइन पहले टॉस की, हेड या टेल आया। यहां कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हेड आए तो दोबारा टॉस करो। जब दोबारा टॉस कर रहे हैं तो हेड के साथ या तो हेड आएगा या हेड के साथ टेल आएगा। यहां शुरू में टेल नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। बट इफ इट शोज टेल, अगर वहां टेल आता है, देन थ्रो ए डाई। अब देखो क्वेश्चन में कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है, मुझे बहुत अच्छा पसंद है ये क्वेश्चन। यहां टॉस के साथ साथ डाई मिक्स कर दिए। अगर टेल आया तो डाई, आपको पता है डाई में तो 6 होते हैं, 1 से 6 तक, 3 4 5 6। लेकिन टेल आने के बाद ध्यान रखना, और उसमें 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब T1, दूसरा हो गया हमारा T2, तीसरा हो गया T3, चौथा हो गया मेरा T4, पांचवा हो गया T5 और छठा हो गया T6। सैंपल स्पेस टोटल कितने हुए? अगर आप यहां से सीखना शुरू करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो यहां टोटल सैंपल स्पेस 1 2 और 6, ये टोटल सैंपल स्पेस 8 हुए हैं। ये मत भूल जाना। अधिकांश बच्चे जो यहां गलती कर जाते हैं वो यही करते हैं कि जी टोटल सैंपल स्पेस इसमें या तो 2 करते हैं या पता नहीं जो भी करते हो, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा कि आप कहां कहां पर भटकते हो। पर सैंपल स्पेस निकालना पहला काम है।
तो इट शोज टेल, देन थ्रो ए डाई। अब आगे क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ध्यान करो, यहां पर साफ साफ लिख दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, ये कह रहा है कि डाई में 4 से ज्यादा नंबर हो, तो आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। 4 से ज्यादा तो इन्हीं दो के साथ है, और गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, आपको दिया हुआ है कि कम से कम एक टेल अवश्य होगा। अब देखो यहां जो इन्होंने क्वेश्चन में कर दिया, इसको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से, लेकिन आसान किस तरीके से कर पाओगे ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसमें से आसान सोच लो, है ना। तो एक बार आसान सोचने की कोशिश करते हैं कि इसमें से आसानी से कैसे निकलें। तो सबसे पहली चीज जो मेन है वो है कि टेल तो मस्ट है, हम सबको पता है कि जो बुक में इन्होंने शुरू में दे रखा है, क्योंकि ये शुरुआत वाला है, अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा नियम वगैरह नहीं है, तो इसमें समझने की जरूरत कहां है। एक बार को यहां आ जाते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे केस में, है ना, क्या क्या और कैसे कैसे हो सकता है। थोड़ा सा विचार करो, पहले एच टी, और एच टी की प्रोबेबिलिटी हो गई, एच की प्रोबेबिलिटी हाफ, टी की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। ध्यान से समझना, एच की प्रोबेबिलिटी हाफ, टी की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। अब इस हाफ में फिर एच आ रहा है, यानी एच एच आ रहा है, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ 1/4। यहां चूंकि ये 6 है, हाफ का 1/6, ध्यान करना 1/6 ऑफ एक एक, अगर ये नहीं होता, डाई डाई होता, तब तो एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, लेकिन एक 1/6 तो है, लेकिन वो टी के साथ है, और टी की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ध्यान करना, इसलिए यहां जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो सभी की 1/12 हो गई, यानी यहां भी 1/12, यहां भी 1/12। इस तरह से क्यों हुई, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी डाई में 1/6 होती है, 2 की भी 1/6 होती है, 3 की भी 1/6 होती है, लेकिन ये आए कब हैं, जब टी आ गया, और टी की प्रोबेबिलिटी थी हाफ, है ना। तो यहां इनकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ हाफ। इस तरह से हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे सभी की। अब क्वेश्चन में देखो फिर से बड़ी सुंदर चीज, पहले हमें वो देखना है जो गिवन है, या गिवन वाला, जैसा मैंने आपको पहले भी इशारा किया था, हमेशा पहले गिवन देखो। तो गिवन है देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। अब आप ये सोचो कि 1 टेल कहां कहां पर है, तो 1 टेल में ये रहा, ध्यान करो, है ना, 1 टेल, और ये तो है ही 1 टेल। अगर इन सबको आप ध्यान से देखोगे तो ई की, यानी 1 टेल की प्रोबेबिलिटी, 1 टेल गिवन में एच टी, और ये टी है ही, 7 ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं जिसमें एक टेल है। कुछ को गलतफहमी हो सकती है, जी ये भी तो 1 टेल है, बिल्कुल नहीं। ध्यान करो, सैंपल स्पेस हमारे पास ये है, यहां अगर खत्म हो जाता, जैसे अगर क्वेश्चन होता हेड आने पर रिपीट करो, टेल आने पर गेम ओवर, मान लो ये होता, तो यहां टेल आ गया, गेम ओवर, तो ये टी की अलग से काउंट करते, लेकिन टेल आने पर डाई थ्रो हुई है, इसलिए सैंपल स्पेस ये हुए। तो टोटल सैंपल स्पेस इस तरह से 8 है। जब ये 8 सैंपल स्पेस हैं, तो जो गिवन है उसमें 1 टेल है, आप देखो यहां पर भी 1 टेल है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर लोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कुछ को ऐसा भी लगता है कि जी हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 10, बिल्कुल नहीं कर सकते। कारण क्या है, फिर से समझ लो, जब हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, ये 8 सैंपल स्पेस हैं,
और नॉर्मली जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई डाई 2 बार या 3 बार थ्रो की या कॉइन 3 बार थ्रो किया, अगर हमें उसमें वन टेल देखना है तो हम केवल यही तो चेक करते हैं कितने एलिमेंट में वन टेल है। जितने में वन टेल है वो फेवरेबल हो गया, अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन यहां नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहां इक्वली लाइकली नहीं है। यहां टेल जो आ रहा है वो कॉइन का कॉइन के साथ आ रहा है। यहां जो टेल है वो टेल तो एक ही है लेकिन उसके साथ डाई है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। इसलिए इन सब को एक तरीके से मत देखना। मुझे लग रहा है मेरी बात क्लियर हुई होगी। फिर से रिपीट करता हूं, नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मान लो एक डाई, एक कॉइन हमने 2 बार टॉस किया है, तो 2 बार टॉस किया तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, और हमसे कहा गया वन टेल वाली प्रोबेबिलिटी निकालो। तो वन टेल चूंकि 2 जगह है, हम आसानी से 2/4 लिख देते हैं। जितना फेवरेबल है अपॉन टोटल, यही तो पढ़ा है आपने अभी तक। लेकिन यह कब होता है? जब सभी के लिए इक्वल लाइकली हो, सब एक साथ है, कॉइन के साथ कॉइन है। लेकिन यहां पर कॉइन के साथ कॉइन एक कंडीशन हो गई, दूसरे में कॉइन के साथ डाई है और डाई की 1/6 होती है एक आने की। इसका मतलब इसको इससे आप कंपेयर नहीं करना, अलग अलग होगा। एक चीज समझ में आ गई होगी। इसलिए इन्हें देख करके जो गिवन है कि वन टेल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं करना, 7/8 नहीं करना। अगर ऐसे किया तो गलत हो जाएगा। यूट्यूब वाली क्लास रियली मैंने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अतुल, लेकिन मेरी बात समझ में आई कि नहीं ये तो बताओ बेटा जी। मेरी बात समझ में भी आई या नहीं जो मैं बता रहा हूं? क्यों नहीं देखना, ये बात भी तो क्लियर हुई। ठीक है, तो अब इसके कारण से हम क्या करेंगे? अलग अलग निकालेंगे। इस टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और इन सब की है 1/12, लेकिन है कितने ये? 6। तो इसका मतलब 6 × 1/12। फिर से समझ लो कितना आसान हो जाएगा। इस टेल की 1/4, लेकिन इस टेल की सभी की 1/12 है, लेकिन शुरू में कितना है? तो 6 है ना टोटल, तो 6 × 1/12 यानी 1/2। जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करके बताओ जरा कितना आ रहा है? 1/4 + 1/2 कितना आ रहा है? 1/4 + 1/2 कितना आया? यस सर, इट इज नॉट इक्वली लाइकली, दैट्स वाई। बिल्कुल यस सर जी, ठीक है। लेकिन अब आया कितना इनको ऐड करके तो बताओ? 1/2 क्यों आएगा सौरभ? ऐड करना है बेटा टोटल जो गिवन है। हां बिल्कुल 3/4। आप ऐसा कर सकते हो जो मैंने उस दिन भी बताया था, 2/2 करो इनटू, तो 2/4 हो जाएगा। ये 1/4 है, ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। कितना आ गया? 3/4। लेकिन ये 3/4 किसकी प्रोबेबिलिटी आई है? जो ऑलरेडी ऑकर्ड है। अब निकालते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो केवल ये 2 हैं। इन 2 का मतलब एक की प्रोबेबिलिटी 1/12, दूसरे की भी 1/12, तो 2 × 1/12। एक की 1/12, दूसरे की 1/12, तो 2 × 1/12 कर देंगे तो हो गया 1/6। अब P A/B पहले कॉमन की प्रोबेबिलिटी, कॉमन कितना है? 1/6। ये ध्यान करना, प्रोबेबिलिटी है डायरेक्ट अपॉन जो ऑलरेडी ऑकर्ड है वो है 3/4। तो 1/6 × 4/3 कितना आ जाएगा? बिल्कुल, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। 3/4 कहां से आ गया? ठीक है, फाइनल एंड सर नहीं समझ में आया प्लीज। ओके, मैं दोबारा बताता हूं, एक बार और समझ लो। आपको ने सबसे पहले कॉइन टॉस किया था, हेड और टेल आया। अब वो कह रहा है अगर हेड आ जाए तो दोबारा टॉस करो। आप ऐसे समझो, हेड आने पर अगर दोबारा टॉस किया है
तो यूं मानो जैसे एक ही कॉइन 2 बार टॉस हो गई। जब एक ही कॉइन 2 बार टॉस हो गई तो आपको पता है सैंपल स्पेस 4 हो गए। उसमें एक ही कॉइन 2 बार टॉस हुई तो 4 सैंपल स्पेस हो गए। और वो सैंपल स्पेस में आप कह सकते हो कि सर लेकिन टेल तो है ही नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, कॉइन तो दोबारा टॉस हुई ना, तो इसलिए पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। लेकिन जब इसी को दोबारा हमने टॉस किया तो हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल, इसलिए ये 1/4 और 1/4 हो गई दोनों की। यानी एक ही कॉइन 2 बार टॉस हुई है तो वो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। या आप समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो, जो एक्चुअल है पहले एच की हाफ थी, अब दोबारा एच आने पर ये हुआ है, तो हर किसी की हाफ ऑफ करने के कारण से दोबारा एच की हाफ होगी, हाफ ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ, 1/4 1/4। दूसरी बात, टेल आने पर डाई थ्रो हुई है, डाई में हर किसी के 1 से 6 तक कुछ भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। लेकिन 1/6 किसके रेस्पेक्ट आ रही है, इस हाफ के, इसलिए सभी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी ध्यान करना हो गई 1/6 1/12। अब टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास ये हो गया। क्वेश्चन में गिवन है कि 1T होना चाहिए, एटलीस्ट 1T। अब इसमें एटलीस्ट कह दिया है, ठीक है, लेकिन 2T तो हो ही नहीं सकते, इसलिए 2T है ही नहीं, केवल एक ही T है। वो इन 7 जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं उसमें है। लेकिन यहां सैंपल स्पेस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 है, यहां सैंपल स्पेस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी 1/12 इन ईच एलिमेंट। तो हमने इसको अलग अलग करते हुए हमने इनको प्लस किया, बेटा प्लस किया 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस, सबको 6 बार प्लस किया। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/4। ये ऑलरेडी ऑकर्ड है, यानी गिवन है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 4 वाली डाई में। मोर देन 4 का मतलब 5 और 6, यानी केवल 2 एलिमेंट हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 और 1/12 है, यानी 2/12 हो गई, यानी 1/6 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल, कॉमन अपॉन ऑलरेडी ऑकर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से इसको सॉल्व करके 2/9 आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल इंडिपेंडेंट का और बता देता हूं। एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबाइस्ड डाई, अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल, ऐसी डाई जिसमें 1 से 6 तक कुछ भी आए वो जेन्युइनली आ रहा है, बाइस्ड नहीं है। बाइस्ड का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि जैसे वो कई और गेम वाले रखते हैं ना कि गलत आ जाए, कि 1 नंबर तो ज्यादा आ जाएगा और 1 सबसे कम आएगा, ऐसा नहीं है। सब 1 से 6 तक सभी को आने की बराबर संभावना है, इक्वल है सबकी, उसे कहते हैं अनबाइस्ड। डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब अगर एक डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36। गुड। लेट द इवेंट ए, इवेंट ए है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। अब ध्यान से समझो, मैं सैंपल स्पेस नहीं लिख रहा हूं, है ना, लेकिन ए इवेंट है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। आप ध्यान करो, फर्स्ट थ्रो में ऑड नंबर, यानी 1 से लेकर के 1 1 फर्स्ट थ्रो, तो फर्स्ट थ्रो में 1 हो सकता है, 2 वाला नहीं है, 3 के साथ हो सकते हैं, या फिर 5 के साथ, और लास्ट में यहां 1 6 3 6 5 6। आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस 36 होते हैं, तो जितने फर्स्ट थ्रो में यदि ऑड हैं तो एन ए हमारे पास हो जाएगा 18। बोलो एन ए 18 होगा कि नहीं, फिर से समझ लो। डाई 2 बार थ्रो की है तो 36, 6 into 6। अगर फर्स्ट थ्रो में ऑड है, सेकंड नहीं कहा है उन्होंने, 18/30 नहीं बेटा, अभी प्रोबेबिलिटी पर क्यों जा रहे हो, अंकुश बहुत तेज भाग रहे हो बेटा। मैं मानता हूं अंकुश आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहां हम बात कर रहे हैं अभी एन ए में एलिमेंट कितने होंगे, तो ए में एलिमेंट होंगे 18। इसके बाद है बी, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, एन आपको पता होना चाहिए सेकंड थ्रो में ऑड ये भी 18 ही होंगे, दोनों में 18, क्योंकि अब ये मान लो कि सेकंड थ्रो में 1 है, इधर 1 से 6 लिख लो, सेकंड थ्रो में 3 है, इधर 1 से 6 लिख लें, सेकंड थ्रो में 5 है,
इधर 1 से 6 लिख लें, तो इस तरह से ये भी 18 ही होंगे। चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, आपको बतानी है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब इसमें हमें इंडिपेंडेंसी के लिए चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के कितने एलिमेंट होंगे, बताओ कि कितने होने चाहिए। दोनों में कॉमन कितने होने चाहिए। और सोचने के लिए सबसे आसान, आप ये देखो पहली वाली में, पहली रो में कॉमन का मतलब है जिसमें पहला भी ऑड है और दूसरा भी ऑड है। तो आप ध्यान करो, हर रो में 3 इवन के आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 3 ऐसे होंगे जो इवन वाले होंगे और 3 होंगे ऑड वाले। आप देख लो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 3 इवन आ जाएंगे और 3 ही ऑड होंगे। हर किसी में ऐसे ही होगा, 3 इवन 3 ऑड। बिल्कुल अंकुश, शाबाश। और इससे जब चेक करोगे तो आपको लगेगा कि दोनों ही ऑड हो, पहले भी और बाद में। तो 9 ऐसी टर्म होंगी, 9 टर्म्स, जिसमें शुरू में और आखिरी में ऑड होगा। यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए, थोड़ा सा माइंड ओपन करोगे तो और समझ में आएगा। जी, मुस्तकिन का भी 9 आ गया है, बिल्कुल। तो ये हो गया 9। अब इंडिपेंडेंसी के लिए कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि ये है, यदि ऐसा है, तब हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। निकालते हैं इंटरसेक्शन 9। अब कोई बता सकता है 9/18 करेंगे या 36 करेंगे? 9/18 करना चाहिए कि 36? हां जी, 9/18 या 36? डाउट? बिल्कुल डाउट मत करो। जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, टोटल सैंपल स्पेस ही नीचे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। 9/18 नहीं बेटा, बेटा 18 नहीं आएगा, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस आता है हमेशा डिनोमिनेटर में। टोटल सैंपल स्पेस ध्यान कर लेना। तो टोटल सैंपल स्पेस है 36। यहां देखते हैं एनपीए 18 है, यहां भी 36 और पीबी के लिए भी 18/36। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन मुझे तो आती नहीं है, आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और इसलिए कर सकते हो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, यानी ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। एक तो ऐसे पहले से इक्वल मत लिखना, यहां एलएचएस इक्वल टू करना और ये आरएचएस इक्वल करना, या इसको ऐसे आरएचएस भी मत लिखो, बल्कि इसके इक्वल ये करो, इक्वल, ये तो हमने कंडीशन लगाया है, इसको अलग करो और फिर लिखोगे। मैं मेथड बता रहा हूं, गलती मत करना। पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, फिर पीए और पीवी के मल्टीप्लिकेशन की निकाल लेना, और लास्ट में लिखना सिंस पीए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पीए इंटू पीवी, हेंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया क्या? यही था, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी। तो आप लिखोगे हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।